नमस्कार, सादर प्रणाम। आज हम बात करेंगे हमारा डीजीपी और तुम्हारा डीजीपी के बारे में। कि अमित शाह कोई अपना वहां पर डीजीपी लगाना चाहता है और योगी आदित्यनाथ अपने डीजीपी को रखना चाहते हैं। झगड़ा मूल रूप से इसी बात का है, जिसके कारण से आनंद फानंद में, मैंने तो आज तक उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं सुना, मैं तो यूपी का रहने वाला हूं, मैंने तो कभी नहीं सुना कि किसी सरकार ने कैबिनेट में ये पास किया हो कि 2 साल तक डीजीपी का कार्यकाल होगा और यूपी की सरकार उसको नियुक्त करेगी। तो ये सीधे तौर पे जो बात हम लोग बार बार कहते हैं कि ये मोदी योगी, अमित शाह योगी का जो झगड़ा है उसके कारण ये फैसला हुआ है। वैसे डीजीपी नाम उस पुलिस अधिकारी का है जिसके जुम्मे पूरे राज्य की पुलिस व्यवस्था होती है। इसे हिंदी में पुलिस महानिदेशक, जबकि अंग्रेजी में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहते हैं। लेकिन अब क्योंकि डीजीपी पद नाम को लेकर राजनीति शुरू हो गई है, चेहरे आमने सामने आ गए हैं और हमारा तुम्हारा डीजीपी होने लगा, इसलिए आज इस पर चर्चा करना मुझे समसामयिक लगा। हमारा डीजीपी और तुम्हारा डीजीपी की स्क्रिप्ट उस दिन लिख दी गई थी जिस दिन, यानी पिछले सोमवार को, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक कैबिनेट निर्णय के बाद ये घोषणा की थी कि अब भविष्य में डीजीपी यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग, यानी अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा तय नहीं होगा, बल्कि राज्य सरकार अपने हिसाब से इसकी नियुक्ति करेगी, क्योंकि काम तो राज्य सरकार को ही अपने हिसाब से लेना होता है। कैबिनेट द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार डीजीपी की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करेगी। इस कमेटी में राज्य के मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव गृह के अलावा संघ लोक सेवा आयोग का एक सदस्य तथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का एक सदस्य और एक पूर्व पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी होगा। इस कमेटी की सिफारिश पर पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति होगी। ऐसे में अब आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि इससे पहले पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति कैसे होती थी। इससे पहले राज्य सरकार 3 नामों का एक पैनल यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि सीधे सीधे केंद्र सरकार के अधीन होता है, वो भेजता था। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये वही सर्विस कमीशन है जो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस इनका एग्जाम कराता है देश भर में और सीधे सीधे केंद्र सरकार के अधीन होता है, वो भेजा जाता है। इन 3 नामों में से एक नाम जो केंद्र सरकार को सूट करता था वो भेज दिया जाता है और इस आधार पर डीजीपी नियुक्त हो जाता है। ये बात तब ज्यादा बेहतर ढंग से सामने आई थी जब केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होती, यानी डबल इंजन की सरकार। वैसे उत्तर प्रदेश में कहने को तो डबल इंजन की ही सरकार है, जबकि हकीकत में केंद्र सरकार के गृह मंत्री अमित शाह तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच 36 का आंकड़ा है। वो जग जाहिर है। इसी 36 के आंकड़े को धरातल पर पटकनी देने के लिए कैबिनेट ने ये निर्णय लिया है ताकि गृह मंत्री को उनकी बाउंड्रीज बताई जा सके। वैसे ऐसा नहीं है कि इस तरह का निर्णय लेने वाला उत्तर प्रदेश कोई पहला राज्य है। हाँ, अगर भाजपा शासित राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जहां ये व्यवस्था लागू करके केंद्र सरकार को न केवल चुनौती दी गई है, बल्कि यह भी बताया गया है कि योगी हैं तो मुमकिन है। इसके अलावा जब योगी हैं तो राज्य भी योगी के हिसाब से ही चलेगा। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में विकास के लिए केवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लेने के साथ ही साथ दोनों उप मुख्यमंत्रियों का भी नाम ले लिया था और बता दिया था कि वो विकास का सहारा केवल योगी जी के जिम्मे करने वाले नहीं है। ये पहला मौका था जब प्रधानमंत्री जी ने सीधे सीधे दोनों उप मुख्यमंत्री यानी कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक का नाम दिया था। जबकि आज तक ये होता आता है कि जो गवर्नमेंट को हेड कर रहा है, जिसके नेतृत्व में सरकार चल रही है, जैसे मोदी सरकार, उसी तरह योगी सरकार, तो सेहरा तो हमेशा जो लीड कर रहा होता है ना उसके होता है, जिम्मे लगता है, हार का भी जीत का भी।
लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बनारस में बड़ी ही चालाकी के साथ जब उत्तर प्रदेश की तारीफ वो कर रहे थे तो उन्होंने न केवल योगी आदित्यनाथ का नाम लिया बल्कि उसके साथ ही साथ दोनों उप मुख्यमंत्रियों का नाम लिया। यूपी की इस प्रगति के लिए मैं योगी जी, केशव प्रसाद मौर्य जी, ब्रिजेश पाठक जी, उनकी पूरी टीम की सराहना करता हूं। मतलब साफ है कि तलवार दोनों तरफ से खिंची हुई है। ये सहमात का जो खेल खेला जा रहा है वो उपचुनाव की 9 सीटें जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीतकर अपनी उपयोगिता और प्रासंगिकता साबित करना चाहते हैं, वही एक ऐसा गुट भी सक्रिय है जो इन सीटों पर भाजपा की हार देखना चाहता है ताकि मुख्यमंत्री को उनकी हैसियत बताई जा सके। खैर, चूंकि बात मैं डीजीपी को लेकर कर रहा था तो इसी पर फिर आते और बताता हूं कि पंजाब जहां आम आदमी पार्टी की सरकार, आंध्र प्रदेश जहां एनडीए की सहयोगी टीडीपी की सरकार है तथा तेलंगाना जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां डीजीपी चुनने की प्रक्रिया राज्य सरकार के पास है, न कि केंद्र सरकार के पास। आप सबको जानकर आश्चर्य होगा कि 2022 में डीजीपी के पद से उत्तर प्रदेश में मुकुल गोयल के हटने के बाद से अब तक जो 3 डीजीपी उत्तर प्रदेश को मिले वह सभी कार्यवाहक डीजीपी, पूर्णकालिक डीजीपी 2022 के बाद से उत्तर प्रदेश को नहीं मिला और इसका प्रमुख कारण वही सहमत का खेल रहा। वर्तमान डीजीपी प्रशांत कुमार भी आज तक, जब ये शूट कर रहे प्रोग्राम, कार्यवाहक डीजीपी ही हैं। अब उम्मीद की जा सकती है कि वो पूर्णकालिक हो जाएंगे क्योंकि उनके पास अभी 6 महीने का शेष है और वह योगी जी के कृपा पात्र भी। ऐसे में अगर मैं ये कहूं कि योगी के इस कैबिनेट निर्णय ने गृह मंत्री के हाथों के तोते उड़ा दिए हैं तो कतई गलत नहीं होगा। ऐसे में अब ये लगता है कि योगी जी ने खुलकर बैटिंग करने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। अब देखना यह होगा कि कौन किसको आउट करता है या क्लीन बोर्ड करता है। वैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री से मिलना, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलना तथा गृह मंत्री से न मिलना या मिलने का समय न मिलना काफी कुछ कहता है। यद्यपि जेपी नड्डा जी से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिले थे तो फोटो ट्वीट हुआ था, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी से वो मिले तो इसको पब्लिक डोमेन पर नहीं लाया गया है। चुपचाप मुलाकात ये हुई है, लेकिन मुलाकात हुई है। रही बात गृह मंत्री से तो गृह मंत्री से मुख्यमंत्री जी की मुलाकात नहीं। अब उत्तर प्रदेश में डीजीपी जो भी होगा, उम्मीद है प्रशांत कुमार जी रहेंगे और वह स्थायी डीजीपी होंगे। उनके पास 6 महीने का समय और 2 वर्ष का उनको एक्सटेंशन मिल सकता है, इस बात की प्रबल संभावनाएं हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।